हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि ये हमारा सिलेबस है और सिलेबस के बाद मैंने कहा था कि अब कोर्स स्टार्ट कर दिया। तो आज से आपका कोर्स स्टार्ट। इस कोर्स स्टार्ट में सबसे पहले हम अकाउंटेंसी अर्थात फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एकदम तैयार हो जाइए। और एक चीज पहले लेक्चर में मैं बोल दे रहा हूँ कि सभी लोग कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे। ठीक है, यह जो हमारा लेक्चर है एक टाइमली जाएगा। और टाइमली जाने के साथ साथ जो बच्चे उस टाइम पर नहीं देख पाएंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले आज चर्चा करने वाले हैं हम अकाउंटेंसी अर्थात फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग अकाउंटिंग को लेखा शास्त्र या लेखाकरण भी कहा जाता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को विधि। मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बोर्ड पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसके बाद डायरेक्ट आपको लिखते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी वैसे तो जानते ही हैं कि जैसे जैसे हमारे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे व्यवसाय का भी विकास हुआ। बहुत प्राचीन समय में हिसाब किताब ऐसा नहीं कि नहीं रखा जाता था, रखा जाता था, लेकिन कोई सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं था अर्थात प्रणाली नहीं। ये मैं अकाउंटेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि बहुत पहले के समय में, आज से हजारों 1500 2000 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय भी लोग थे, उस समय भी सब कारोबार वगैरह होते थे, लेकिन उसकी कोई निश्चित एक सिस्टम प्रणाली जो हिसाब किताब की रखने थी वो एक समान नहीं। भाई यहाँ पे 10 20 50 100 लोग या कबीले या राजा महाराजा रख रहे हैं, वो अपने हिसाब से रखते थे, कोई अपने हिसाब से रखता था, सभी लोग अपने अपने सिस्टम से रखते थे। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में सब जगह लगभग एक समान है। तो जैसे जैसे हमारे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे वाणिज्य का भी विकास हुआ। उसी दौरान बीच में हमारा जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग है, हिसाब किताब का जो सिस्टम है, उस सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। अब पहले कब हुआ था इसका कोई अथेंटिक न्यूज नहीं है, लेकिन जहां से हमें अथेंटिक न्यूज प्राप्त हुई, जहां से हम लोग कॉमर्स पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे 11th में, 12th में, बीकॉम में भी पढ़े होंगे, कि सबसे पहले वाणिज्य अर्थात अकाउंटेंसी, दोहरा लेखा प्रणाली या बुक कीपिंग या लेखाकर या वाणिज्य कुछ भी का विकास कब हुआ। तो सबसे पहले देखिए लिखे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में, यहाँ हम बेसिक लिख दिए हैं कि वह एक ऐसा व्यक्ति था, लुकस पैसियोली। क्योंकि मैंने जो ये बोर्ड पे लिखा है कम से कम इसमें 25 से 30 क्वेश्चन केवल इसी में है, एमसीक्यू का कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए मैंने कुछ इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही से बोर्ड पे लिखा। देखिए, लुकस पैसियोली एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसी सिस्टम को खोजा, ऐसे हिसाब किताब की प्रणाली को खोजा जो आज भी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। लुकस पैसियोली, जिनको फ्रांसिस्कन ऑफ लुकस पैसियोली के भी नाम से जाना जाता है, इन्होंने 1494 ईस्वी में, कब? 1494 ईस्वी में, ये कहाँ के थे? इटली के और वेनिस नगर के निवासी। लुकस पैसियोली, जिसे फ्रांसिस्कन ऑफ लुकस पैसियोली इनका पूरा नाम है, 1494 इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे। इन्होंने ही 1494 में ही वाणिज्य की खोज की, कॉमर्स की खोज की। अब मैंने तो कॉमर्स बताया, यहाँ देखिए, फादर ऑफ कॉमर्स लुकस पैसियोली, इसी की खोज नहीं की, पुस्तपालन की भी खोज किसने की? इन्हीं ने, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। लेखांकन की खोज किसने की? लुकस पैसियोली ने। कब? उसी 1494 में। दोहरा लेखा प्रणाली की खोज किसने की? लुकस पैसियोली। अब केवल एक लाइन में आपके कितने क्वेश्चंस कि लुकस पैसियोली का पूरा नाम फ्रांसिस्कन ऑफ लुकस पैसियोली,
इन्होंने वाणिज्य की या किसी चीज की भी, मतलब जो 4-5 नाम लिखे हैं, खोज कब की? 1494। ये किस शहर के थे? इटली के। किस देश के थे? इटली के। इटली के किस देश के या शहर या किस शहर के निवासी थे? वेनिस नगर के। ये कई क्वेश्चन इस पे बने। साथ में एक जन्मदाता है, फादर ऑफ कॉमर्स, फादर ऑफ बुक कीपिंग, फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो यह लाइन आप लोग पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो कोई भी पूछे या कोई भी क्वेश्चन कहीं भी रहे कि बुक कीपिंग की खोज किसने की, तो लुकस पेसियाली। वाणिज्य की खोज किसने की? लुकस पेसियाली। दोहरा लेखा प्रणाली, लेखांकन, लुकस पेसियाली। कब? 1494। कहाँ के थे? इटली के थे, वेनिस नगर के थे, ठीक है। ये किसके माध्यम से किया? इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कह दिया कि हम एक खोज लिए, ऐसा नहीं। उन्होंने एक बुक लिखा। अब बुक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरीज। डी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरीज। ये इनकी पुस्तक थी। ये इनकी पुस्तक थी। और ये ऐसी पुस्तक थी कि आपके पुस्तपालन के, पुस्तपालन मतलब बुक कीपिंग के, वाणिज्य के, हिसाब किताब का, लेखांकन का या डबल एंट्री सिस्टम, ये पहला पुस्तक प्रकाशित किया। क्योंकि इसके पहले वाणिज्य के संबंध में कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं किया गया था, और यही पुस्तक प्रकाशित हुई, तभी से हमारा वाणिज्य, कॉमर्स, डबल एंट्री सिस्टम, लेखांकन, दोहरा लेखा प्रणाली, पुस्तपालन, ये सब सारी चीजों की। अब यह पुस्तक था क्या? ये जो पुस्तक था, ये गणित का एक भाग था, मतलब ये मैथमेटिक्स की पुस्तक, लेकिन पूरी मैथमेटिक्स नहीं थी। उस मैथमेटिक्स का एक पार्ट था, छोटा सा एक यूनिट था, भाग था। जिस तरह देखते नहीं आजकल किसी भी सब्जेक्ट का उठाते हैं तो उसमें देखते होंगे कुछ चैप्टर को एक यूनिट बना देता है, तो वो इस तरह का एक यूनिट है। जिस तरह 10th में मैथ पढ़ते हैं, उसमें एक जगह स्टैटिक्स है, 4-5 चैप्टर को मिला के स्टैटिक्स बना दिया, ठीक ना। कहीं कैलकुलस बना दिया, कहीं मेंसुरेशन बना दिया, ऐसे ऐसे करके कोई अर्थमेटिक बना दिया है, तो वो उसका एक भाग था। ओके, नोट भी करते जाइएगा। अब ये है कि जो ये बुक कीपिंग है, अकाउंटेंसी, हिसाब किताब का सिस्टम है, यह जो इटालियन प्रणाली से पहले, कहाँ का देन है? इटली की, इसलिए इसको इटालियन सिस्टम भी कहा जाता है। इटालियन प्रणाली के पहले भी हिसाब किताब की पद्धति कहाँ से हुई? इंग्लैंड के द्वारा अपनाई जाती। हिसाब किताब की इटली में जब आविष्कार हुआ, तो इसकी हिसाब किताब की पद्धति इटली से ही थोड़े शुरू हुआ। इटली से पहले भी और भी बहुत सारे कंट्री थे, अपना हिसाब किताब अलग ढंग से रखते थे। तो इटालियन प्रणाली से पहले इंग्लैंड में यह प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन वहां पे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी या कॉमर्स के नाम से नहीं जानते, उसे एजेंसी बुक कीपिंग के नाम से जानते। पूछा जाता है कि जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, पुस्तकालन है, लेखांकन है, इससे पहले इंग्लैंड में इसे किस नाम से जाना जाता था? एजेंसी ऑफ बुक। क्योंकि पॉपुलैरिटी तब हुई जब इंग्लैंड ने इस प्रणाली को, इस सिस्टम को अपनाया। क्योंकि जानते होंगे कि इंग्लैंड क्या था, पहले बहुत सारे कंट्री पे अपना कब्जा किया था कि नहीं, यहाँ तक कि भारत को भी अपने अधीन कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे सब देश स्वतंत्र हो गए। काफी उस समय का पावरफुल कंट्री था, जिस तरह का आज का अमेरिका है कंट्री, पावरफुल कंट्री। तो इस तरह जब इंग्लैंड ने इस सिस्टम को अपनाया, तो पूरे देश में क्या हुआ? धीरे धीरे ये प्रणाली फैल। आगे बढ़ते हैं कि इटली में जो आज के समय में हम डेबिट क्रेडिट कॉमर्स में पढ़ते हैं, उस समय इटली में डेबिट क्रेडिट के जगह पे डी डेयर के नाम का प्रयोग किया जाता था। ये पूछा भी जा सकता है कि इटली में डेबिट क्रेडिट के स्थान पर किस नाम से यूज किया जाता है, तो डी केयर। अगला है कि जो हमारा लेखा प्रणाली है, अकाउंटिंग सिस्टम है, ये लेखाकरण के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शताब्दी कौन सी थी? लेखाकरण के सिद्धांत का जो सिस्टम था, उसमें 19वीं शताब्दी सबसे पॉपुलर हुई। बहुत सारी शताब्दियां आई, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, ऐसे करके, लेकिन 19वीं शताब्दी की सबसे ज्यादा फेमस हुई। ऐसा इसलिए
कि जितने भी व्यापारिक रूल का कानून, रेगुलेशन, एक्ट्स ये सब बने थे, सभी इसी शताब्दी में बने थे। ठीक है। और जो 20वीं शताब्दी थी हमारे देश के लिए, इसमें तो समझिए कि बात ही अलग हो गई। इस शताब्दी में ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और ICWE अर्थात कोलकाता, यानी इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली है और इसका ICWE का है कोलकाता स्थापना। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। चैप्टर अभी शुरू नहीं है, केवल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। बारी आती है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में तो बेसिक कैसे उदय हुआ। इसमें दो चीजें मुख्य हैं, एक तो है आपका पुस्त पालन और दूसरा है आपका लेखांकन। लेखांकन को ही लेखाकर्म कहा। जो हमारा पुस्त पालन में होता है, समझिएगा पुस्त पालन में क्या क्या शामिल होते हैं। एक बिजनेसमैन है, देखे होंगे बहुत सारे लोग दुकान किए होंगे, बैठे होंगे, तो सबसे पहले उस बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। क्या होता है? ट्रांजेक्शन, जिसे लेन देन कहते हैं। उस ट्रांजेक्शन को जब लेन देन हो जाता है तो अगला कहीं एक छोटा मोटा रजिस्टर या पन्ना रखा होगा, रजिस्टर टाइप का, तो उसमें वो रिकॉर्ड करता है कि कहीं भूल न जाए, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे खरीदे बेचे जाते हैं। तो स्मारक बुक, मेमोरेंडम बुक में वो नोट करता है। फिर उसके अपने पक्के रजिस्टर में नोट कर लेता है, जिसको नामचा डेली बाई डेली कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कब कब हुए हैं, कौन कौन ले गया है, रोज नामचा। और उसके बाद से उसको जब टाइम मिलता है तो सबके नाम से अलग अलग अकाउंट ओपन करता है। तो यहाँ बताने का मकसद ये था कि पुस्त पालन में हमारा जो पुस्त पालन होता है लेन देन से शुरू होता है और खाता वही पर समाप्त होता है। ये ध्यान रखे रहिएगा कि बुक कीपिंग हमारी जो होती है लेन देनों से शुरू होता है और खाता वही पे समाप्त होता है। अर्थात पुस्त पालन में लेन देन, स्मारक बुक, रोज नामचा और खाता वही के अलावा और कुछ नहीं आता है। ठीक है। ठीक यहीं पे इधर बढ़ते हैं लेखाकर्म। तो लेखाकर्म हमारा स्टार्ट होता है जहां से ये खत्म होता है, खाता वही खत्म होता है। ये चैप्टर नहीं है, जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे ये सब उसमें डिटेल से बताएंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे इसके बाद से प्रक्रिया हमारी तलपट की शुरू होती है। क्या होती है? ट्रायल बैलेंस। इसके बाद से निर्माण या व्यापारिक खाता बनाया जाता है। इसके बाद से लाभ हानि खाता बनाया जाता है और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। फिर इसका विश्लेषण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। इसका मतलब ये होता है कि हमारा लेखांकन और लेखाकर्म जो है तलपट से स्टार्ट होता है और वित्तीय विवरण के विश्लेषण पर खत्म हो जाता है। MCQ में पूछता है कौन लेखांकन का भाग नहीं है, 3 ठो दे देगा, 1 ठो कोई और दे देगा, तो वही नहीं है जो और देगा। ठीक ना। पूछेगा कि कौन है, तो इसमें से एक दे देगा, 3 ठो इधर उधर का देगा। वैसे इसमें भी पूछेगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इधर आइए पुस्तपालन। पुस्तपालन ये जो होता है ये पहले स्टार्ट होता है। प्रोसेस क्या है इसका? सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो बुक में लिखा जाता है, वो हमारा पुस्तकालय। उसके बाद से लेखांकन और उसके बाद से अंकेक्षण। एक अक्सर क्वेश्चन पूछता है पुस्तपालन का कार्य पहले, पुस्तकालन का कार्य खत्म होने पर लेखांकन स्टार्ट होता है और लेखांकन खत्म होने पर अंकेक्षण स्टार्ट। क्वेश्चन यहाँ भी कई ठो, अंकेक्षण से पहले क्या होता है लेखांकन, लेखांकन से पहले पुस्तपालन, या इधर से भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर पुस्तपालन है क्या? जो हमारा पुस्तपालन है, ये सारे जो ट्रांजेक्शन है इसको लिखने की ये क्या है? प्रोसेस है, ये कला है, ये मेथड है। जैसे मैं लिखा कि लेन देनों को लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, जो भी ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसके लेखांकन सिद्धांत मतलब कुछ रूल रेगुलेशन से, पूरा लेखा प्रणाली, लेखा करना और खाता वही बनाना ही पुस्तपालन है। लेकिन इतना बड़ा तो आएगा नहीं ऑप्शन, छोटा सा ऑप्शन आएगा कि आखिर पुस्तपालन है क्या। संक्षिप्त में है पुस्तकों में व्यापारिक लेन देन का हिसाब रखना ही पुस्तपालन है। एक, क्योंकि आपको जो पढ़ाई करनी है उस तरह नहीं करनी है जिस तरह इंटर बीकॉम एमकॉम में पढ़े हों, आपको उसकी बारीकियों को पकड़ना होगा, छोटे से छोटे आंसर्स में। उसी तरह हम इधर लेखांकन में बढ़ते हैं तो लेखांकन का सही परिभाषा क्या होता है?
कि लेखांकन, पहले तो जानिए लेखांकन में शामिल क्या होता है। लेखांकन में आपका वित्तीय लेखांकन शामिल होता है, लागत लेखांकन, कर लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, सरकारी लेखांकन, और भी एक दो लेखांकन जैसे मुद्रास्फीति लेखांकन, माने ये सारे लेखांकन शामिल। यहाँ भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेखांकन में शामिल नहीं है, 3 तो दे देगा, 1 तो कोई और का देगा, या एक इसमें से देगा 3 कोई और देगा, कौन है। अगला है कि लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के, इसका अर्थ, लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को माप करने और प्रतिवेदन देने का एक साधन। ये क्या है इसका अर्थ। कैसे? लेखांकन जितनी भी व्यवसाय में आर्थिक क्रियाएं हुई हैं पैसे से रिलेटेड, उसको क्या करना है, उसके परिणामों की जांच करना, इससे परिणामों की जांच की जाती है। इन सभी से ऊपर वाला जो लिखे हैं चारों, इससे उनका रिजल्ट निकाला जाता है। और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का मतलब हो गया कि उस पर अपनी रिपोर्ट दी जाती है। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में, तो जल्दी से नोट करिए, फिर आगे स्टार्ट कर रहे हैं। 1 सेकंड के लिए मैं हट जा रहा हूं ताकि फुल स्क्रीन पे आपको दिख जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा, इस तरह आपका ये पूरा इंट्रोडक्शन हुआ। एक चीज और बता दें कि आपको बोर्ड भी पढ़ाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, देखते हैं वो चैनल पर बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, और इसके अलावा और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप यूट्यूब पे पढ़ाई हुआ है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी कोशिश किया जाएगा कि बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स दिया जाए। मिटाते हैं इसको। अगला जो टॉपिक हमारा है कि जो आखिर लेखांकन हमारा है, इसके मुख्य तत्व कौन कौन से। लेखांकन के तत्व, तत्व को ही कभी कभी विशेषता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषता। इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले कि जो हमारा लेखांकन होता है, यह पुस्त पालन पर, इस पर पुस्त पालन पर आधारित होता है, आधारित होता है। पुस्त पालन पर आधारित का मतलब होता है कि जितना भी अभी अकाउंटेंसी बताए हैं, अकाउंटिंग, वो पूरा डिपेंड करता है कि बुक कीपिंग कैसा है, बुक कीपिंग पर डिपेंड करता है। अगला है कि जो लेखांकन है एक तरह से क्या है, अंकों की सजावट, अंकों की सजावट। अंकों की सजावट का मतलब होता है कि जो भी डाटा, जो भी ट्रांजेक्शन है, उसको कैसे रूल रेगुलेशन से, अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से, एक सिस्टम से, एक तरीके से हम हिसाब किताब में, जैसे जो डेबिट में जाना है डेबिट में, क्रेडिट में जाना है क्रेडिट, कैसे रखेंगे। और क्या है कि जो लेखांकन है ये क्या है, एक तरह से कला व विज्ञान भी है। क्या है? कला और विज्ञान है। और क्या है, जो लेखांकन का वर्क होता है वो एक निश्चित समय के लिए होता है। किसके लिए होता है? निश्चित समय के लिए होता है। ये इसके तत्व या विशेषता। और क्या होता है, लेखांकन में जो होता है केवल मौद्रिक लेन देनों का प्रयोग होता है। किस चीज का? मौद्रिक, मौद्रिक लेन देन। ये इसकी मुख्य कुछ विशेषताएं, ठीक ना। मौद्रिक लोन लेन देनों के साथ साथ इसकी व्याख्या भी की जाती है, व्याख्या, ठीक है। व्याख्या का मतलब है कुछ प्रतिवेदन दिया जाता है, रिपोर्ट दिया जाता है। ये लेखांकन के मुख्य विशेषता या तत्व। क्या होता है? पुस्तक पालन पर आधारित, ठीक है। दूसरा, अंकों की सजावट पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। कला और विज्ञान है, निश्चित एक समय पर बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब बनाया जाएगा। इसमें हिसाब किताब मुद्रा में होते हैं, और लास्ट में इस पर निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है कि क्या। अब बारी आती है कि आखिर इसके उद्देश्य क्या।
लेखांकन के उद्देश्य, लेखांकन के उद्देश्य मतलब ये किन किन पर्पस से बनाए जाते हैं। पहला किस पर्पस से बनाया जाता है? त्रुटियों पर नियंत्रण करने के लिए, त्रुटियों पर नियंत्रण के लिए। लेखांकन किस लिए बनाया जाता है? त्रुटियों पर नियंत्रण करने के लिए। और किस लिए बनाया जाता है, किया जाता है लेखांकन? शुद्ध लाभ या हानि जानने के लिए, शुद्ध लाभ या हानि जानने के लिए। ठीक है। और क्यों बनाया जाता है? समायोजन लेखा करने के लिए, समायोजन लेखे के लिए। समायोजन लेखा क्या होता है? ऐसे लेखे या ऐसे ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते समय या हिसाब किताब लिखते समय छूट गया है तो बाद से एंट्री की जाती है, वही समायोजन लेखा। और किसके लिए किया जाता है? वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए, वित्तीय स्थिति जानने के लिए, जानने के लिए इसके लिए भी किया जाता है। और भी पीछे रीजन होता है, बताइए। लेखांकन किस क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो यही दोनों है, लेकिन और भी इसके अलावा उद्देश्य हैं। वो कौन कौन से उद्देश्य? यह वैधानिक अनिवार्य है, मतलब ये कानूनी अनिवार्य है। कानूनी क्या है? अनिवार्य। कई कानून के नियमों का पालन करने के लिए भी किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है? जो लेखांकन होता है ये आपके अंकेक्षण का आधार होता है, क्योंकि इसी के हिसाब से संस्था में ऑडिट की जाती है। ठीक ना। और भी बहुत सारे रीजन है कि कर योग्य आय के निर्धारण के लिए, कर योग्य आय के निर्धारण के लिए, इस वजह से भी की जाती है। यही इसके मुख्य उद्देश्य। लेकिन मुख्य उद्देश्य पूछेगा तो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध लाभ हानि जानना और त्रुटियों पर नियंत्रण। बारी अब आती है इसमें ये कि लेखांकन के कौन कौन से प्रकार हैं या शाखाएं। अगला टॉपिक हमारा है लेखांकन के प्रकार। इसी को कभी कभी शाखाएं भी बोला जाता है। लेखांकन के कौन कौन से प्रकार है? एक जगह इधर साइड में मैं लिखा था अभी कि लेखांकन में क्या क्या शामिल है। तो लेखांकन में शामिल का मतलब है कि इसके कितने अंग, जैसे मान लीजिए शरीर है, इसके कितने शाखाएं, हाथ है, पैर है, सर है, पैर है, बहुत सारे शाखाएं। उसी तरह जो हमारा लेखांकन है इसकी भी बहुत सारी शाखा है। कौन कौन सी शाखा है? पहला एक होता है वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन। दूसरा क्या है? अब जगह छोड़ रहा है, उसके पीछे रीजन है। दूसरा क्या है? लागत लेखांकन, लागत लेखांकन। तीसरा हमारा क्या है बताइए? प्रबंधकीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन। चौथा क्या है? कर लेखांकन। पांचवा क्या है बताइए? पांचवा क्या है? सामाजिक लेखांकन। और अगला क्या है? मानव संसाधन लेखांकन, मानव संसाधन लेखांकन। और भी बहुत सारे लेखांकन है। जैसे सातवां मान लीजिए है सरकारी लेखांकन, सरकारी लेखांकन। ठीक है। तो इतने सब लेखांकन हैं। तो क्वेश्चन में हमारा पूछेगा लेखांकन के प्रकार। तीन ठो ये नाम देगा, ये वो कहीं और का देगा। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि लेखांकन के प्रकार हैं
एक नाम इसमें से देगा, 3 कहीं और का देगा। ये लेखांकन के प्रकार या शाखाएं। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि इस लेखांकन में क्या क्या, प्रत्येक लेखांकन में होता क्या क्या है। देखिएगा, जो हमारा वित्तीय लेखांकन है, इसमें तो सीधे समझिए कि प्रॉफिट, शुरू से बताया, इसमें आपका जर्नल से लेकर, जर्नल, लेजर, तलपट, ठीक ना, और ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ठीक ना, और बैलेंस शीट तक बनाया जाता है। इस लेखांकन में यह किया जाता है। लागत लेखांकन में क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, किसी वस्तु की कुल लागत, ध्यान दीजिएगा, कुल लागत, प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई लागत, ये ज्ञात की जाती है। प्रबंधकीय लेखांकन में क्या किया जाता है बताइए, इसमें प्रबंधकीय नीति, प्रबंधकीय नीति निर्धारित किया जाता है। प्रबंधकीय नीति कैसे निर्धारित किया जाता है, सम विच्छेद बिंदु से, सम विच्छेद बिंदु से, ठीक ना, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे। और किससे, बजटरी नियंत्रण से, बजटरी नियंत्रण से, माने बजट बनाकर या ब्रेक इवन पॉइंट तैयार करके हम क्या करते हैं, मैनेजर अपनी नीतियों को निर्धारित करते हैं कि उस संस्था में जो भी प्रबंधक कार्य कर रहे हैं उनकी पॉलिसी क्या है। कर लेखांकन में क्या होता है, कर लेखांकन में आपका जो टैक्स है, अब चाहे वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, इसका कैलकुलेशन किया जाता है। सामाजिक लेखांकन में भाई क्या किया जाता है, सामाजिक लेखांकन में आपका राष्ट्रीय आय, ठीक ना, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय निर्धारित किया जाता है। मानव संसाधन लेखांकन में क्या किया जाता है कि इसमें क्या किया जाता है कि मूल्यों वो लागतों पर नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब नोट करते रहिएगा, ठीक ना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बारीक आएगा कोई गारंटी नहीं। इस सब के बारे में बता रहे हैं कि इसमें वर्क क्या किया जाता है, उस तरह परिभाषा तो जानने की जरूरत है नहीं। सरकारी लेखांकन में क्या होता है, सरकारी लेखांकन में होता है कि इसमें जो भी हमारी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है या स्थानीय सरकार है, ये क्या करती है, अपना आय व्यय या इसको कहिए हिसाब किताब, हिसाब किताब तैयार करती है। यही लागत लेखांकन की शाखा, ठीक है। अब बारी इसमें ये आती है कि जो हमारा लेखांकन है ये किसके लिए उपयोगी है, ये भी जानना जरूरी है। लेखांकन की उपयोगिता, केवल पढ़ाई वाला ही बात करिएगा, केवल मेन पॉइंट, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पढ़ रहे हैं मैक्सिमम, इसलिए भी टाइमिंग आपके पास कम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें पॉइंट को इस कम समय में फोकस किया जाए और उस चीज को अपने माइंड के साथ साथ अपने कॉपी में भी दोनों में नोट कर लिया जाए। लेखांकन की उपयोगिता, ठीक ना, लेखांकन की उपयोगिता, उपयोगिता का यहाँ मतलब होता है कि जो हमारा लेखांकन है ये वास्तव में किसके लिए उपयोगी है। तो ध्यान दीजिएगा, यह दो तरीके से व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है, या ऐसे कहिए, दो ही तरह बताते रहे कि जो हमारा लेखांकन है ये दो तरह के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। एक तो होता है आंतरिक, आंतरिक उपयोगकर्ता, और एक होता है बाह्य उपयोग। आंतरिक उपयोगकर्ता में क्या कौन कौन से बात भाई आते हैं, इसमें आते हैं व्यापार के स्वामी, व्यापार के स्वामी, और कौन कौन से लोग आते हैं, प्रबंधक आते हैं। और बताइए किस कौन कौन से लोग आते हैं इसमें आंतरिक उपयोगकर्ता में, लेनदार है, ऋणदाता है, कर्मचारी है, ये सब आते हैं। लेनदार है, कर्मचारी है, ऋणदाता है, ये सारे लोग आते हैं।
बाह्य उपयोगकर्ता में क्या कौन कौन से आते हैं? जो उसमें निवेशक होते हैं। कौन कौन होते हैं? निवेशक, इन्वेस्टर, जो पैसा व्यवसाय में लगाते हैं। और कौन आते हैं? जो कर अधिकारी होते हैं वो आते हैं। और बाहर मतलब होता है संस्था से बाहर वाला। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि किसी भी संस्था में स्वामी भी होगा, मैनेजर भी होगा, उसका लेने देने वाला भी होगा, कर्मचारी भी होगा और ऋणदाता भी होगा। और कौन से आते हैं? सरकार आता है इसमें। सरकार के अलावा भी कुछ लोग आते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुसंधानकर्ता आता है, ठीक ना। और भी आते हैं भाई, स्थानीय समुदाय आता है, जो भी है ये सब बाहरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लेखांकन उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है? आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षकारों की। अब ये भी पूछा जा सकता है कि लेखांकन की आंतरिक उपयोगिता में कौन कौन आते हैं? लेखांकन की आंतरिक उपयोगिता में ये सारे आते हैं। और लेखांकन की बाह्य उपयोगकर्ता में कौन कौन आते हैं? ये आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, देखिए कौन कौन सा है। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। मेरे ख्याल से क्योंकि एमसीक्यू वाले में अब इतना ही काफी है। एक टॉपिक और है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानिए। ये तो केवल इंट्रोडक्शन है, अभी चैप्टर तो बाद में अभी स्टार्ट होगा ये, ठीक है। इसको मिटा दें, थोड़ा हट जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए होंगे, चलिए ठीक है। इसके बाद से कपड़ा गिर गया। इसके बाद से थोड़ा सा और टॉपिक बचा है इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में। एक लेखांकन चक्र का नाम सुने होंगे, सुने हैं? यहां लिख दे रहे हैं, लेखांकन चक्र, जिसको अंग्रेजी में अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। ऐसे होता है अकाउंटिंग साइकिल का मतलब ये होता है कि हमारा बिजनेस कैसे चलता है, समझिएगा। बिजनेस चलने सबसे व्यवसाय में सबसे पहले क्या होते हैं? सौदे होते हैं। सौदे का मीन्स ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन के बाद से क्या होता है? वहां पे रोजनामचा या जर्नल की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। क्योंकि बिजनेस में जैसे ही कोई लेन देन करेगा तो लेन देन करने के बाद से तुरंत वो रजिस्टर में लिखेगा। फर्स्ट टाइम डेली बाई डेली पर कस्टमर, मतलब वन बाई वन करके जिस पुस्तक में एंट्री करेगा उसे जर्नल कहा जाता है। जर्नल वाले चैप्टर में पढ़िएगा। उसके बाद से वो आता है, वो किसमें लेखा करेगा? खाता बाई। खाता बाई मतलब लेजर। लेजर से वो कहाँ जाएगा? तलपट में जाएगा, ठीक है। तलपट से वो कहाँ जाएगा? तलपट से वो व्यापार खाता बनाएगा। व्यापार, व्यापार खाता से वो क्या बनाएगा? लाभांश खाता बनाएगा। बनाएगा। लाभांश खाता से क्या बनाएगा? आर्थिक चिट्ठा बनाएगा। आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा के बाद क्या करेगा? तो भाई आर्थिक चिट्ठा के बाद भी तो कुछ करेगा वो। क्या करेगा? उसका विश्लेषण। और लास्ट में वो क्या करेगा? निर्वचन करेगा, इंटरप्रिटेशन। इस पूरे से फिर से वो ट्रांजेक्शन पे वो आ जाएगा, फिर दूसरा ट्रांजेक्शन करेगा। तो इस पूरे सर्किल को हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। जो अकाउंटिंग साइकिल होता है एक कैलेंडर वर्ष के आधार पर होता है। किसके आधार पर? कैलेंडर वर्ष। और कैलेंडर वर्ष का मतलब है कि हमारा जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कैलेंडर वर्ष हो सकता है अकाउंटिंग साइकिल, यह वित्तीय वर्ष भी हो सकता है। वित्तीय वर्ष का यहाँ मतलब ये हो गया कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च से खत्म होगा। अब वो बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना अकाउंटिंग ईयर क्या रख रहा है, ठीक है।
तो अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग जो साइकिल होती है वो जो पूरे 1 वर्ष के लिए होती है, अर्थात पूरे 12 महीने। यहाँ भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है लेखांकन चक्र कितनी अवधि का होता है, तो 12 महीने। लेखांकन चक्र कितने दिन का होता है, कितने टाइम का होता है, 1 वर्ष का होता है। तो उसमें भी कभी कभी पूछ देता है कैलेंडर वर्ष कौन सा है, अकाउंट फाइनेंशियल ईयर कौन है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है इसमें। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं मुझे मानी फटाफट पढ़ के बता दे रहा हूँ। वो हमारे क्वेश्चन आज क्यों दे रहा है भाई, जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग हो सकता है कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग खत्म हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन लास्ट में जब भी खत्म होगा 1-2 मिनट में क्वेश्चन भी देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, पुस्तपालन के जनक कौन है, तो भाई लुकास पेसियोली है, ठीक है ना। पुस्तपालन की पहली स्टेज क्या होती है, तो भाई रोजनामचा होता है कि नहीं। लेखांकन क्या है, व्यवसाय की एक भाषा है कि नहीं। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो लुकास पेसियोली ने किया। उसके बाद से फिर से दिया रहा है कि प्रबंधकीय लेखांकन है, क्या होता है प्रबंधकीय लेखांकन, अभी बताए थे, जिसमें प्रबंधकीय नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है। और लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता में शामिल है। लेखांकन सूचना अभी इधर बताए थे कौन कौन शामिल होती है, उसमें आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षकार शामिल होते हैं। पुस्तपालन का अर्थ होता है व्यापारिक पुस्तकों के हिसाब किताब को रखना, ठीक है। बस ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरह ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक समाप्त हुआ। और अगला जो हमारा जो चैप्टर शुरू होगा अकाउंटिंग का, वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग की कुछ शब्दावलियां, शब्दावली का मतलब होता है उसके कुछ वर्ड। और वर्ड का मतलब है जैसे कि परचेज, सेल, डिस्काउंट, ठीक ना, तमाम ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड होंगे, वाउचर्स, ठीक ना, डेबिट, क्रेडिट, एसेट्स, लायबिलिटी, ये सब अकाउंटिंग टर्म। ये क्या क्या होते हैं, अगले लेक्चर में जो सेकंड पार्ट इसका शुरू होगा उसमें। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ओवर, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।